अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान के तमाम इंटरव्यूज़ के बारे में, यानी कि इनिशियल इंटरव्यू और आईएसएसबी इंटरव्यूज़। लेकिन मेरा ज़्यादा फोकस इनिशियल इंटरव्यू पे होगा। इसके साथ मैं आपको ऐसे राइटिंग के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप एक अच्छा और परफेक्ट, ग्रामेटिकली करेक्ट एक ऐसे लिख सकते हैं जो आके आपके पढ़ने वाले पे एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तमाम इंटरव्यूज़ का बेसिकली मकसद ये होता है कि आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी थॉट्स को, आपके नॉलेज को जांचा जाए। और बेसिकली इट इज़ अ कम्युनिकेशन जो आप अपने बारे में बता रहे होते हैं। तो जहाँ पे बात आती है कम्युनिकेशन की, वहाँ पे सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो क्यों ज़रूरी है वो भी मैं आपको अभी साथ साथ बताऊँगा। बॉडी लैंग्वेज इज़ बेसिकली अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बॉडी लैंग्वेज में हर वो चीज़ शामिल है जो आपके अल्फाज के अलावा है। कम्युनिकेट करने के लिए आप बोलते हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज में आपके अल्फाज के अलावा हर चीज़ शामिल है। इसमें आपका पोस्चर भी शामिल है, इसमें आपके जेस्चर्स शामिल हैं, और हर वो बॉडी से मूवमेंट जो आप करते हैं जो कोई ना कोई सिग्नल कन्वे करता है, दिस इज़ बेसिकली बॉडी लैंग्वेज। और अब सवाल ये है कि बॉडी लैंग्वेज क्यों इंपॉर्टेंट है इंटरव्यूज़ के लिए। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, फिगर्स हैं कुछ रिसर्च बेस्ड, कि जो हमारी टोटल कॉन्वर्सेशन है उसमें 7% जो है वो सिर्फ वर्बल का रोल है, यानी कि जो हम अल्फाज अदा करते हैं दैट इज़ ओनली इम्पॉर्टेंट 7% इन आर कम्युनिकेशन। 38% इज़ रिलेटेड टू योर वोकल्स, कि आपकी आवाज़ की टोन कैसी है, आपकी पिच कैसी है, आप किस जगह पे पॉज देते हैं, किस वर्ड पे आप स्ट्रेस देते हैं टू मेक इट लुक इम्पॉर्टेंट। दिस कॉन्स्टिट्यूट्स 38%, एंड रेस्ट 55% इज़ ऑल अबाउट नॉन वर्बल सिग्नल्स ऑफ योर बॉडी। तो ये सारी चीज़ें मिला के 100% बनता है। इसमें से आपके वर्ड्स आर जस्ट 7%, बाकी 93% जो है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी वोकल्स, यानी कि आवाज़ का उतार चढ़ाव, उसकी टोन, ये सब मैटर करता है। तो जब 93% वर्ड्स के अलावा है, तो मेरा ख्याल है इस पे आपका फोकस भी ज़्यादा होना चाहिए, बजाय इसके कि आप ये तैयारी में लगें कि आपकी वोकेबलरी कितनी है, आप तगड़े किस्म के अल्फाज कैसे बोल लेते हैं। दैट इज़ लेस इम्पॉर्टेंट। मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कंट्रोलिंग एंड नोइंग योर बॉडी लैंग्वेज इन इंटरव्यू। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज। तो उसके 3 कंपोनेंट्स हैं, बारी बारी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है जेस्चर, द सेकेंड वन इज स्टांस, एंड थर्ड इज़ योर फेशियल एक्सप्रेशंस। व्हाट इज़ जेस्चर, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। सबसे पहले आप हाथों से क्या क्या जेस्चर्स आपके हो सकते हैं। वेविंग होती है, आप दूर से देख के किसी को हाथ हिलाते हैं, भी आपका जानने वाला है, उसको अलविदा कहना है आपने, या उसको अपनी तरफ बुलाना है, आप उसको हाथ हिलाएंगे। क्लैप करते हैं आप जब कोई खुशी की चीज़ होती है। और हाथ आपके अगर ओपन है और उनकी जो अंदर हथेली वाली साइड है वो ऊपर की तरफ है या एक्सपोज्ड है, एंड योर शोल्डर्स आर वाइड, तो ये इंडिकेट करता है कि दैट यू हैव एन ओपन पर्सनैलिटी, यू हैव नथिंग टू हाइड। अब ये सारी चीज़ें बगैर अल्फाज कहे हो जाती हैं। सेकेंड कम्स दी हेड। हेड से आप नॉड करते हैं कि आप किसी से एग्री कर रहे हैं, आप शेक करते हैं कि आप एग्री नहीं करते। अगर आपने अपने सर को ऐसे हाथों में छुपाया हुआ है, तो इसका मतलब है कि आप बोर्ड हैं या अपसेट हैं, या फिर आप किसी वजह से अशेम्ड हैं। फिर फेस की बात अगर की जाए तो विंकिंग आता है, आप आंख मारते हैं किसी को, दैट सिग्नल हिम कि यार वी हैव अ सीक्रेट टू शेयर, हमारी कोई पर्सनल बात है आपस में। आप देखते हैं क्लास में बच्चे दवाइयाँ ले रहे होते हैं, दे यॉ, तो दैट इंडिकेट्स बोर्डम, और दे आर टायर्ड। जब आपको नींद आती है तो आप दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं। इसका भी एक इंडिकेशन सिग्नल यही है कि दैट यू आर टायर्ड नाउ। और मेकिंग फेसेस आ जाता है, इसके बाद आप शक्लें बनाते हैं, किसी की नकल उतारते हैं, इट इज़ दिस इंडिकेट्स डिसरिस्पेक्ट। और इफ़ यू आर डूइंग मिमिक्री, इट इज़ इंडिकेटिंग दैट यू आर ट्राइंग टू बी फनी। इसी तरह आप अगर नीचे देख रहे हैं बैठे बैठे, यू आर लुकिंग डाउन, दिस इंडिकेट्स दैट यू लैक कॉन्फिडेंस एंड यू आर वीक पर्सनैलिटी। और इसका हल यही है, नीचे नहीं देखना, आपने सामने वाले बंदे की आंखों में देखना है। अब आप 24/7 या लगातार उसकी आंखों में स्टेयर करेंगे
दैट इज़ ऑल्सो नॉट राइट, उसको भी अच्छा नहीं समझा जाता। तो ऑल यू हैव टू डू इज़ के आईब्रोज से आईब्रोज और नोज़ का एक इन्वर्टेड ट्राइंगल बनता है। यू हैव टू लुक इन दिस ट्राइंगल, या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप राइट लेफ्ट देखें थोड़ा सा, फिर दोबारा इस एरिया के अंदर आ जाएं, ये जो इन्वर्टेड ट्राइंगल मैंने बताया। यू हैव टू स्टे इन दिस ट्राइंगल। और इसी तरह आप बैठे हुए हैं और बालों में आप हाथ फेर रहे हैं, तो दिस इंडिकेट्स दैट यू आर नर्वस, या फिर आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। और अगर आप अपने गाल पे हाथ रख लेते हैं, या कोई बंदा आपकी बात सुनते हुए अपने गाल पे हाथ रख लेता है, तो इसका मतलब है कि दैट ही इज़ टेकिंग यू सीरियसली। और अगर कोई बंदा सोचते हुए नाक के करीब हाथ रखता है, तो दिस इंडिकेट्स कि उसके दिमाग में क्रिटिकल एनालिसिस चल रहा है किसी बात पे। आपने उसको कोई बात ऐसी बोली है कि ही इज़ क्रिटिकली एनालाइजिंग इट। और अगर आप बात करते करते इंटेंशनली और अनइंटेंशनली आपका हाथ मुंह की तरफ चला जाता है, आपके मुंह को कवर करता है, दिस इंडिकेट्स दैट यू आर नॉट श्योर अबाउट व्हाट यू हैव सेड, या आप झूठ बोल रहे हैं, या जो भी आपने बात की है उसमें थोड़ा बहुत झूठ शामिल है। दूसरी बात ये है कि जब आप झूठ बोलते हैं, दैट यू लाई इन इंटरव्यू एंड रियल लाइफ एज वेल, तो बॉडी का एक मैकेनिज़्म है, वो आपको फेस, लोअर फेस यानी चिन और नेक्स की साइड पे एक टिंगलिंग सी सेंसेशन आपको फील कराता है। तो फिर आप अनइंटेंशनली उसकी तरफ ऐसे हल्का सा उंगली लेके जाएंगे, उसको स्क्रैच करेंगे थोड़ा सा। दिस, आप उसको स्क्रैच करेंगे, दिस इंडिकेट्स कि जी आप झूठ बोल रहे हैं। इसी तरह हाथों का क्लैस्प करना है आपस में, जो उंगलियां बिल्कुल टाइट करके आप रख लें अगर, तो दिस इंडिकेट्स दैट यू हैव एंजाइटी, आप परेशान हैं। आप इसी तरह से अगर उसको डेस्क पे रखेंगे अपनी एल्बोज को, और आपके टाइटली हैंड्स क्लोज होंगे, दिस इंडिकेट्स दैट यू आर हैविंग मोर एंजाइटी। तो क्लैस्प हैंड्स इन फ्रंट ऑफ बॉडी जो है वो एक बैरियर सिग्नल देता है, तो जिसका मतलब है कि यू आर सीकिंग रीएश्योरेंसेस, आप जो है ना मतलब घबराए हुए हैं। और हैंडशेक के बारे में अगर बात की जाए, तो नॉर्मली इंटरव्यूज़ में हैंडशेक होता नहीं है, बट स्टिल अगर होता है तो इसकी दो टाइप हैं, दो एक्सट्रीम्स हैं बेसिकली, जिसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वन इज़ द वेट फिश हैंडशेक एंड द सेकेंड इज़ बोन क्रश। वेट फिश वो होता है कि जब आप बिल्कुल एक नाजुक परी की तरह अपना हाथ किसी को थमा देते हैं, और फिर वो जितना मर्जी उसको निचोड़ ले वो उसकी मर्जी है। बिल्कुल एक मरी हुई मछली को जितना मर्जी आप दबा लें वो दबती जाती है। इस तरह का हैंडशेक आप करेंगे तो इसका मतलब है कि यू आर हैविंग वीक पर्सनैलिटी और यू आर ईजिली परसुएडेड। और इसके अपोजिट दूसरी एक्सट्रीम आती है बोन क्रश, कि आप अगले बंदे का हाथ इतना ज़ोर से दबाएं कि आप उसकी जो है ना हड्डियाँ ही तोड़ने पे आ जाएं। दिस इंडिकेट्स डोमिनेंट पर्सनैलिटी, जो कि एक नेगेटिव साइड तक डोमिनेंट रेट्स को शो करता है। तो ये भी नहीं करना। दोनों एक्सट्रीम्स को अवॉइड करके द बेस्ट हैंडशेक इज़ अ फर्म वन, थोड़ा सा फर्म होता है। आप दूसरे के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करें एंड गिव अ फर्म हैंडशेक। उसके बाद आ जाता है कि स्टांस। व्हाट इज स्टांस? स्टांस इज बेसिकली हाउ यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ योर ऑडियंस एज यू स्पीक, और फॉर दैट मैटर हाउ यू सिट। तो दो किस्म के स्टांस होते हैं, ओपन और क्लोज। क्लोज स्टांस में अगर आपके आर्म्स आपने ऐसे आगे बांधे हुए हैं, दिस इंडिकेट्स दैट यू आर बीइंग डिफेंसिव, आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं। और अगर आपकी लेग्स भी, यानी कि आपकी जो पाँव हैं वो बहुत करीब हैं आपस में, बिल्कुल क्लोज हैं, तो दिस इंडिकेट्स अ क्लोज्ड एटीट्यूड। ओवरऑल दोनों चीज़ें नेगेटिव हैं। यानी आप खड़े हैं तो आपके आर्म्स तो बॉडी के साथ क्लोज नहीं होने चाहिए, और लेग्स भी थोड़ी वाइड ओपन हो, तो दिस इंडिकेट्स अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। और ये इंटरव्यू में आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा अगर आप इसको फॉलो करेंगे। और बैठते में भी यही है कि यू हैव टू सिट स्ट्रेट, आप स्लाउच ना कर रहे हो, बिल्कुल सीट के अंदर ही दुबके हुए बैठे हो, टेबल के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे आपके स्टांसेज हैं, दैट हाउ यू सिट और हाउ यू स्टैंड। इसके बाद आ जाते हैं फेशियल एक्सप्रेशंस। दिस इज़ हाउ यू मैनेज योर फेशियल मसल्स, आँखें, आपका लिप्स, योर टंग। तो आइज़ का आपको मैंने बताया कि यू हैव टू कीप इट इन इन्वर्टेड ट्रायंगल, जो आपने इंटरव्यू के फेस पे बनाना है, उसी के अंदर आप राइट लेफ्ट देख के दोबारा उसमें आ जाएं। इसी तरह अगर आप बात करते हुए लिप्स को बाइट करते हैं, तो इस दिस इंडिकेट्स नर्वसनेस, या फिर आप झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है। एंड लास्टली फेशियल एक्सप्रेशन में द थिंग टू नोट इज़ कि ट्राई टू स्माइल। अब ये नहीं कि आप जोकर बन के हंसते रहें, बट यू हैव टू मेंटेन अ डिसेंट स्माइली फेस।
जो कि बहुत ओवर ना लगे। इट क्रिएट्स अ गुड एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द इंटरव्यू, जिसमें आप जो है ना इंटरव्यूअर को भी कंफर्टेबल रखते हैं और आप खुद भी कंफर्टेबल रहते हैं। बात कर लेते हैं कि बॉडी लैंग्वेज ऑफ इंटरव्यू स्पेसिफिकली क्या क्या होनी चाहिए, जिन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। सबसे पहले तो वंस यू एंटर, आप जो है एंटर विद अ स्माइली फेस। आप उनको विश करें, इंटरव्यू को, एक है, दो है, तीन है, डजेंट मैटर, विश। और कॉन्फिडेंटली चल के आप जाएं, वहाँ पे चेयर पड़ी होगी, यू हैव टू स्टैंड बिसाइड द चेयर। ऐसा नहीं करना आपने कि आप जाएं और कुर्सी खींची आपने और आप बैठ गए। आप चेयर के साथ खड़े हो जाएं, कॉन्फिडेंटली हाथ अपने पीछे बांधें, आसान बाश पोजीशन जो होती है। एंड डोंट लुक एट द चेयर कि यार वो चेयर मुझे कब मिलेगी, वो आपके लिए रखी गई है, आपको ही बिठाएंगे उस पर। बट डोंट बी यू नो आप ऐसी तरसी हुई नज़रों से कुर्सी को ना देखें कि ये मुझे कब मिलेगी। आप वहाँ पे खड़े हो जाएं। हो सकता है कि इंटरव्यूअर आपके कॉन्फिडेंटली, आप जो चल के आए हैं और आपने इंट्रोड्यूस कराया है, वो उससे इतना इम्प्रेस हो जाए वो आपको खड़े खड़े सवाल पूछना शुरू कर दे, जस्ट टू सी कि ये जो कॉन्फिडेंस आप में है ये आर्टिफिशियल है या वाकई में आप इतने कॉन्फिडेंट हैं। तो वहाँ पे फिर आपने घबराना नहीं है, क्योंकि आप खड़े होंगे, फुल बॉडी एक्सपोज होगी, तो साइकोलॉजिकली प्रेशर ज़्यादा होता है। फिर आफ्टरवर्ड्स वंस ही ऑफर्स यू द चेयर, आप उसमें बैठें, सिट कंफर्टेबली, आप एक इजी होके बैठें, टेक लगाएं, बट डोंट स्लाउच, उसके अंदर ही खुद के पीछे से गिर नहीं जाना, अपनी बैग को गिराना नहीं है। जस्ट सिट, बी कंफर्टेबल, आप अपना इजी होके बैठें, हाथों को आप थाइस पे रख सकते हैं दोनों पे, या बिल्कुल स्लाइटली एक दूसरे में क्रॉस, यानी कि बिल्कुल क्लैस्प नहीं करना, बट ये है कि क्लोज, एक दूसरों के हाथों को ऐसे क्लोज रख सकते हैं, एंड योर एल्बोज कैन बी रेस्टिंग ऑन योर क्लोज टू योर लोअर बॉडी। अपनी मूवमेंट्स को मिनिमाइज करें, कंफर्टेबल कपड़े पहने हो आपने तो यार आप एक्स्ट्रा मूव भी नहीं करेंगे, तो मूवमेंट्स जो एक्स्ट्रा है ना, जो डिस्ट्रैक्शन कॉज करती हैं, उसको आपने कम से कम करना है। स्टांस अपना ओपन रखना है, अपने शोल्डर्स को रिलैक्स्ड रखें। बाजों का बॉडी का ही एक ये फीचर है कि जब आप टेंस्ड होते हैं तो सारा टेंशन आगे कंधों में आ रहा होता है। तो आप देखेंगे ना चाहते हुए भी आपके कंधे ऐसे ऐसे गोल गोल घूमना शुरू हो जाएंगे, जस्ट टू रिलीज द स्ट्रेस। बॉडी का एक एक्शन है आपके हैं स्ट्रेस का, तो रिलैक्स्ड रखना है, अपने कंधों को रिलैक्स्ड रखना है, अपनी टांगों को, नीज को मूव नहीं करना, क्रॉस लेग्स नहीं बैठना। आप बैठ गए एक दफ़ा, कंफर्टेबल हो गए, देन सिट देयर। अपनी टांगों को यहाँ राइट लेफ़्ट और आगे पीछे इस तरह करने की ज़रूरत नहीं है। आपने बिल्कुल फोकस के साथ अपने इंटरव्यूअर के साथ उसी इन्वर्टेड ट्रायंगल में देखते हुए फोकस कनेक्शन बनाना है, और वो जो कह रहा है उसको फोकस के साथ सुनना है। बार बार ये ना हो कि सॉरी सर आई डिडंट अंडरस्टैंड, सॉरी सर आपने क्या कहा है, सॉरी सर, ये बड़ा बैड इंप्रेशन क्रिएट करता है। तो आपने फोकस के साथ ही सारी सवाल और बातचीत सुननी है। आप नॉड करें, हल्का सा इन सर को नॉड करें, ज़रूर करें, जैसे आप कह रहे हैं यस सर, तो उसके साथ आप नॉड भी करें। बट डोंट ओवर डू इट कि आप तोते की तरह बिल्कुल शुरू ही हो जाएं, हर बात पे सब सर हिलाते रहें आगे पीछे, वो भी बड़ा एक जो है ना अच्छी लुक नहीं देता। थोड़ा सा लीन होके बैठें, वंस ही स्पीकिंग थोड़ा सा आगे बिल्कुल हल्का सा झुकें, स्लाइटली सा, ज़्यादा झुकना भी नहीं है, बट ये दिस शोज़ कि आप फोकस के साथ सुन रहे हैं, यू आर गिविंग इम्पोर्टेंस टू द इंटरव्यूअर एंड व्हाट ही इज सेइंग। थोड़ा सा लीन करें, और ओवरऑल अपना एक काम जो है ना पोस्चर आपने मेंटेन करके बैठना है वहाँ पे। तो इसी के साथ अगर देखा जाए कि आपकी बॉडी लैंग्वेज वो रीड कर रहा है इंटरव्यूअर, तो डेफिनेटली ही इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन, यू शुड ऑल्सो रीड हिज बॉडी लैंग्वेज। तो इसके बारे में आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि इंटरव्यू में अगर ये चीज़ें चल रही हैं तो आपने आपको कैसे रीड करना है। अगर आप आई कांटेक्ट नहीं बना रहे इंटरव्यूअर के साथ, तो इसका मतलब है कि यू आर अंडर कॉन्फिडेंट या यू आर अनइंटरेस्टेड। सिमिलरली अगर इंटरव्यूअर आपके साथ आई कांटेक्ट नहीं बना रहा एंड ही जस्ट ले बैक इन हिज चेयर, तो आप समझेंगे आपका इंटरव्यू ज़रा गलत डायरेक्शन में चल पड़ा है, एंड यू हैव टू गेट इट बैक ऑन ट्रैक। इसी तरह अगर वो जॉट डाउन करना छोड़ रहा है, पॉइंट्स पेपर पे कुछ लिख रहा था पहले बट उसने छोड़ दिया लिखना, इसका मतलब है कि वो आप में इंटरेस्ट लूज़ कर चुका है। योर इंटरव्यू इज़ सून गोइंग टू बी ओवर, या ओवर हो चुका है ऑलरेडी उसके दिमाग में। ट्राई टू विन इट बैक अपने जवाबात से। सिमिलरली अगर वो
कंफ्यूज्ड है या आप उसको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दिस इज़ ऑल्सो अ बैड साइन। वो अपने हाथ ऐसे क्लोज बॉडी के साथ रख लेता है, पीछे ले बैक होके, दिस ऑल्सो मीन्स दैट आपका इंटरव्यू गलत डायरेक्शन में जा रहा है, डू समथिंग अबाउट इट। बॉडी लैंग्वेज के बाद हम अभी जो बातचीत करेंगे दैट इज़ द थिंग्स रिलेटेड टू इंटरव्यू इटसेल्फ। और सबसे पहले मैटर करती है आपकी अपीयरेंस। आपके बोले बगैर आपको कोई कैसे जज करेगा, आपके कपड़ों से करेगा, आपको देख के करेगा, आपके जूतों से। तो अपीयरेंस आपकी बहुत मैटर करती है जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। और उसमें सबसे पहली चीज़ आ जाती है हेयर कट, क्योंकि आप सारी फोर्सेस जो हैं वो एक डिसिप्लिन्ड इदारा है और जिसमें हेयर कट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आपकी हेयर कट एक डिसेंट होनी चाहिए, ना कि आप लंबे लंबे बाल रख के जाएँ। कुछ लोग होते हैं वो उन्होंने बैंडाना टाइप की चढ़ाया होता है, तो इस तरह की चीज़ कोई नहीं करनी। डिसेंट हेयर कट हो आपकी और ऐसे बाल हों कि जो अच्छे लगें। उसके बाद ओवरऑल लुकआउट होती है आपकी कि आपने अगर दाढ़ी भी रखी हुई है तो वो प्रॉपरली ट्रिम्ड है, कोई ज़्यादा शेबी लुक तो नहीं आ रही है आपको, आपने ख़त बनाया हुआ है अपना। और अगर आप शेव करते हैं तो क्या आपने शेव सही तरह से की हुई है। तो ये ओवरऑल जो आपका आउटलुक है ये भी बहुत मैटर करता है। देन कम्स दी क्लोथ्स। अच्छा, कपड़ों में बहुत सी जो है सवालात होते हैं लोगों के कि सर हमने कभी पैंट शर्ट नहीं पहना, तो क्या हम पैंट शर्ट ही पहन के जाएं। और तो इसमें एक चीज़ ये सिंपल है कि ड्रेस के बारे में एक वर्ड बोलूँगा कि सोबर ड्रेस होना चाहिए। आपने ऐसा ड्रेस पहनना है जिसमें आप अनकंफर्टेबल ना हो, दिखने में अच्छा लगे, कलर्स बहुत ज़्यादा ब्राइट और आंखों को चुभने वाले कलर्स ना हों, अजीब अजीब डिज़ाइंस वाली कढ़ाइयाँ ना हुई हैं। डिसेंट और सोबर सा ड्रेस पहनना है। एवॉइड नैरो बॉटम जीन्स। वो आजकल भिखारियों वाला जो है ना वो डिज़ाइन एक चल रहा है फटी हुई जीन्स का, वो वाला सीन, इस तरह की कोई कपड़े नहीं पहनने। डिसेंट क्लोथ्स जो कंफर्टेबल हों, टाइट फिटिंग में ना हों, आपके अपने साइज़ के हों। होता ऐसा भी है कि लोगों को नॉलेज नहीं होती तो वो कहते हैं पैंट शर्ट में ही होगा इंटरव्यू, तो वो किसी से बोरो कर लेते हैं जो पहले खुद भी कभी ज़िंदगी में नहीं पहनी होती। और इसमें बुराई नहीं है, अपने अपने कल्चर की बात है। तो जिसने कभी ज़िंदगी में नहीं पहनी वो किसी से बोरो करके लेके जाएगा, एक तो उसके साइज़ का नहीं होगा, दूसरा वो उसको संभालता ही रहेगा, अनकंफर्टेबल होगा, वो बहुत बुरी लुक देता है, वो बड़ा अजीब सा इंप्रेशन क्रिएट कर देता है। अच्छे सोबर साफ़ सुथरे कपड़े, वेल आयरन, आपके जो शूज़ हैं वो भी पॉलिश हुए हों, फटे हुए ना हों, चप्पल पहन के ना जाएं, सैंडल पहन के ना जाएं, क्लोज शूज़ पहनें। और शूज़ ऐसे हों जो आपके ड्रेस के साथ मैच करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपका डार्क कलर का कोई आपने कपड़े पहने हुए हैं तो शूज़ उसके कंपैरेटिवली मिलते जुलते होने चाहिए, बहुत अजीब अजीब कॉम्बिनेशंस नहीं बनाने, साफ़ सुथरे पॉलिश शूज़ हों। और उसके बाद बात आ जाती है शलवार कमीज़ अगर आपने पहननी है तो वेयर अ वेस्ट कोट ऑन इट, वो भी एक कॉम्प्लीमेंटिंग सा जो कलर होता है उस कलर में। तो ओवरऑल गुड हाइजीन मेंटेन करके रहे, नाखून कटे हों आपके, बाल बने हों, हेयर कट हुई हो, दाढ़ी अगर आपकी है तो ख़त बनी हो, वो जो है एक अच्छी लुक आनी चाहिए कि भाई आप अपना ख्याल रखते हैं, यू मेंटेन योरसेल्फ। ये आपकी अपीयरेंस के ऊपर आ जाता है। दूसरी चीज़ ये है जब आप इंटरव्यू चल रहा होता है, मैंने पहले भी बात की है, सवाल को गौर से सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पहले से प्रिपेयर्ड आंसर्स किसी के कहने पे आप तैयार करके जाएंगे, वो आपको वहाँ पे उल्टा फंसा देंगे जो प्रिपेयर्ड क्वेश्चंस के आंसर्स होंगे। मिसाल के तौर पे हॉबीज़ में आपने कोई कभी किताब नहीं पढ़ी, कोई आपको कहता है कि यार बुक रीडिंग जो है ना फौजियों को बड़ी पसंद है, तो आप बुक रीडिंग लाजमी लिखो। और आप उधर बता देते हो कि जी मैं तो बुक रीडिंग का बड़ा शौकीन हूँ, तो वो आपसे फिर पूछेगा कि अच्छा बताएं ज़रा कौन कौन से राइटर्स को आपने पढ़ा है, ये कौन सी बुक आपने आखिरी दफ़ा पढ़ी है। तो फिर आप वहाँ फंस जाएंगे, फिर अगले बंदे को पता लग जाएगा कि आप झूठ बोल रहे थे। सिमिलरली हॉबीज़ के बारे में भी आपने सही बात बतानी है जो एक्चुअल में आपके अंदर है भी। उसके बाद आ जाता है वर्बोसिटी। वर्बोसिटी जो है ना बेसिकली है कि आपसे कोई एक छोटी सी बात पूछता है और आप लंबी कहानी सुनाना शुरू हो जाए, वो बात पे आप ना आ रहे हो। वर्बोसिटी से बचना है। अगर आपसे ए बी सी का पूछा है तो आप ए बी सी बताएं, एक्स्ट्रा पीछे से शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर आपसे कोई पूछता है कि यार 1999 की जो वो है कारगिल की जंग है,
उसके बारे में मुझे कुछ बताएं। तो आप बजाय इसके कि कारगिल का बताएं, आप शुरू कर दें 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ, उसके बाद पहली जंग कश्मीर के ऊपर हुई 1948 में, फिर हमारी दूसरी जंग हुई 65 में, फिर हम तीसरी जंग हुई 71 में, और करते कराते आप उस पॉइंट पे नहीं आ रहे, बाकी आप दुनिया जहाँ की कहानी सुना रहे हैं। तो दिस इज़ वर्बोसिटी, इस चीज़ से आपने बचना है। और अपने जो उसके बाद चीज़ आती है कि आपने झूठ नहीं बोलना है इंटरव्यू में किसी भी सवाल पे, चाहे वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आपकी एकेडमिक है, एजुकेशन के बारे में, हॉबी, स्पोर्ट्स, किसी चीज़ के बारे में भी है, आपने झूठ नहीं बोलना। बिकॉज झूठ बोलते हुए आप भी अनकंफर्टेबल होंगे, वो भी पिक कर लेगा, फिर वो आपको फंसा भी लेगा आपकी ही झूठ में। तो एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, आपको पता है। झूठ को अवॉइड ही करें, सच बोलें, बी रियल और ओरिजिनल होना है। गेम्स के बारे में भी आपने आपने नहीं खेली कोई गेम, तो आप जिस लेवल पे भी खेली, कभी एक दफ़ा गली मोहल्ले की क्रिकेट खेली है, फुटबॉल छोटा मोटा खेला है, आप वो बता दें, नो इश्यूज़। बट अगर आपने मुश्किल से जो है ना फुटबॉल को किक आपको मारना आता है और आप बता दें जी मैं तो अपनी कॉलेज की टीम का कैप्टन था, फिर आप ये बोल के ना अगले बंदे की एक्सपेक्टेशंस का लेवल बढ़ा देते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल प्लेयर से एक्सपेक्टेशंस कम होती हैं। कैप्टन अगर जो है उससे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती हैं। वो समझेगा कि अच्छा इसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ भी हैं, ये कॉन्फिडेंट होगा, इसको बात करना आता होगा, परसुएडिंग होगा, इंस्पायरिंग होगा, ये लोगों को लेके चलने वाला बंदा होगा। अब वो ये सारी पिक्चर अपने दिमाग में पेंट कर लेगा जब आप बताएंगे कि आप कैप्टन हैं। उसके बाद फिर बाकी इंटरव्यू चलेगा तो वो तो समझ जाएगा कि यार ये सब हवाई बातें थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक झूठ आपका पकड़ा गया, उसके बाद आपको क्या लगता है कि वो आपकी किसी भी क्वेश्चन का जो आप आंसर देंगे उसको ट्रस्ट करेगा? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हो सकता है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि डोंट बी एंटी ऑर्गेनाइजेशन। फौज जो है ना, दिस इट इज़ ऑल अबाउट टीम वर्क। फौज में इंडिविजुअलिज्म की कोई जगह नहीं है। फौज हमेशा टीम वर्क पे चलती है, हर मिशन एज अ टीम आप अचीव करते हैं। तो अगर आप एंटी स्टेट होंगे या एंटी ऑर्गेनाइजेशन फॉर दैट मैटर होंगे, फौज के खिलाफ कोई बात करेंगे, इंटरव्यू में ऐसी कोई चीज़ बताएंगे, तो वो बड़ी एक नेगेटिव साइड पे जाती है। सिविल सेक्टर में भी ऐसा बंदा कोई नहीं रखना चाहता, तो फोर्सेज में तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको एंटी ऑर्गेनाइजेशन सेंटिमेंट्स हों आपके और आपको फिर भी रख लिया जाए। तो ऐसी कोई बात ना आपके दिल में होनी चाहिए, ना आपने करनी है। उसके बाद आ जाता है डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। देखिए, जैसे अंडर कॉन्फिडेंट होना एक नेगेटिव ट्रेट है ना, तो ओवर कॉन्फिडेंट होना तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव ट्रेट है। अंडर कॉन्फिडेंट बंदा फिर भी उसके अंदर एक सीखने की लगन, एक जुस्तजू होती है, वो समझता है क्या मैं ठीक है, मैं मुझे नहीं आता। बट एक बंदा जिसको आता भी कुछ नहीं है और वो फन्ने कहाँ बना हुआ है कि जी मुझे सब कुछ आता है, आप इंटरव्यूअर को आगे सिखाना शुरू कर दें, नहीं सर ऐसे नहीं, ऐसे है, वैसे है, मैं जो कह रहा हूँ वही ठीक है। ऐसे बंदे को अंदर सीखने की, मज़ीद उसको समझने की ना तड़प नहीं होती। ये बंदा ज़्यादा डेंजरस होता है, जिसको आता भी कुछ नहीं है और वो शो ऐसे करे कि उससे बड़ा कोई 30 आसान है ही नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है। उसके बाद सेल्फिश नहीं होना। किसी भी क्वेश्चन के आंसर में आपने सेल्फिशनेस शो नहीं करनी है। चाहे वो इनिशियल का इंटरव्यू एसएसबी में, इस पे ज़्यादा मैटर करता है, सवाल वहाँ पे ज़्यादा इस तरह के होते हैं। बट फॉर इनिशियल ऑल्सो यू डोंट हैव टू बी सेल्फिश इन योर आंसर्स। उसके बाद आ जाता है कि जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में आपको नॉलेज कितनी है। देखिए, ये आपके इंटरेस्ट को शो करता है। इंटरव्यू में अगर आप जा रहे हैं आर्मी के और आपसे वो सवाल करता है कि जी आर्मी के एक दो टैंक के नाम बताओ, तो आपको नहीं पता, फिर वो बोलता है अच्छा आर्मी की ब्रांचेस बता दो 2-3, फिर आप कहते हैं सॉरी सर, आर्मी के वेपन्स बता दो, कोई चीज़ बता दो, चांस देगा आपको, उसके लिए कहते हैं सॉरी सर। ये बड़ा एक नेगेटिव इंप्रेशन जाता है, वो बंदा यही समझेगा कि यार इसको इंटरेस्ट तो है ही कोई नहीं है, बस एक नौकरी लेने आ गया। ठीक है, फ़ौज को चाहिए पैशनेट लोग जो इरादा बना के खुद दिल से आना चाहते हैं, जिनको इंटरेस्ट है, क्योंकि फ़ौज की नौकरी ही ऐसी है कि इंटरेस्ट के बगैर बंदा नहीं कर सकता। तंग आ जाएगा, वो छोड़ देगा या भाग जाएगा या नहीं कर पाएगा। बहुत स्ट्रेसफुल जॉब है। जब तक बंदे के अंदर से मोटिवेशन नहीं है तो वो नहीं सर्वाइव कर सकता। तो इसीलिए आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जा रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, रैंक स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए, वेपनरी का पता होना चाहिए, हेडक्वार्टर्स वगैरह कहाँ हैं इनके, मतलब मेन जो है फोर्स का। इस तरह की छोटी छोटी जो बेसिक मालूमात हैं, कोई भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप
गुडेरियन बन के टैक्टिक्स उनको समझाना शुरू कर दें। इफ़ यू डोंट नो अबाउट गुडेरियन, सर्च इट इन गूगल, देन यू विल नो कि गुडेरियन कौन था। तो इस तरह की हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी आपके साथ, लेकिन वो इतना आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको बेसिक चीज़ें पता हैं, क्योंकि इससे आपका इंटरेस्ट लिंक होता है। उसके बाद आ जाता है कि बी सेल्फ अवेयर, अपने बारे में आपको पता होना चाहिए। यानी अपनी खूबियाँ और ख़ामियाँ अगर आपको नहीं पता, फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दूसरे को आप कन्वे कर सकेंगे जब आपको कोई नहीं पता। तो इंटरव्यू तो इट इज़ ऑल अबाउट यू, आपको जज कर रहा है, वो आपको अनफोल्ड कर रहा है। तो जब तक आप अपने आप से अवेयर नहीं हैं, आप किसी दूसरे को भी नहीं बता सकते कि आपके अंदर क्या खूबियाँ हैं, आप क्या क्या काम कर सकते हैं। तो बीइंग सेल्फ अवेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आ जाती है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस और सेल्फ अवेयरनेस में फ़र्क यह है कि जनरल अवेयरनेस इज़ द अवेयरनेस अबाउट द थिंग्स विच आर अराउंड यू। आपके इर्द गिर्द की अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। इधर भी आपसे कोई ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि जी आप अमेरिका और चाइना की जो चल रही है इकोनॉमिक वॉर, इसके ऊपर आपका क्या टेक है, क्यों हो रहा है, और कोल्ड वॉर जो चली थी उसमें क्या सेलिएंट्स थे, नेक्सिस क्या है तालिबान और फलाने का। इस तरह की कोई हाई एंड चीज़ें नहीं। अवेयरनेस आपके सराउंडिंग्स की आपको एटलीस्ट बेसिक पता होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे आप टेस्ट देने गए हैं एंड सम हाउ आप जो है ना ट्रेन से गए थे, सुबह टेस्ट देने आप पहुँचे हैं, अगर आप ट्रेन से गए हैं या एसएसबी में गए हैं या सिलेक्शन सेंटर में, आप ट्रेन से आए हैं, आप पहुँचे हैं, इंटरव्यू पूछता है जी आप कैसे आए हैं, आप कहेंगे जी मैं ट्रेन से आया हूँ। अच्छा बोलेगा ठीक है, आप इस ट्रेन में आए थे, नाम क्या था उस ट्रेन का, ग्रीन लाइन थी, जाफर एक्सप्रेस थी, कौन सी थी। फिर आप बोलेंगे सॉरी सर, वो मुझे तो मेरे पापा ने टिकट करवा दी थी, तो मैं तो बस बैठ के आ गया। अच्छा, यहाँ पे आपने एक तो आपकी अवेयरनेस ही नहीं थी, जिस ट्रेन पे आप बैठ के आए हैं आपको पता नहीं था। दूसरा, आपने उसको ये भी इंटरव्यूअर को बता दिया कि आप कितने यूज़लेस हैं कि आप एक टिकट भी अपनी बुक नहीं कर सकते ऑनलाइन। फॉर दैट यू आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन योर फादर। तो आपने अपनी गलती को डबल कर दिया एक तरह से। अच्छा, फिर भी वो आपको एक और चांस दे सकता है, बोलेगा अच्छा आपने जब ट्रेन पे आपको नहीं पता कौन सी थी, बट जब आप प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो वो प्लेटफॉर्म कौन सा था। या आप बोलेंगे सर वो तो मैं नींद में था, मुझे पता नहीं था प्लेटफॉर्म नंबर कौन सा था। तो ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। या ये सारी चीज़ें आती हैं जनरल अवेयरनेस में, आपके इर्द गिर्द का आपको पता हो। ये जो आईएसएसबी के बारे में मशहूर हैं बातें कि आपसे पूछते हैं कि जी आपके पीछे जो दीवार है उस पर पर्दा किस रंग का लगा हुआ है, वो दीवार किस रंग की है। ये ऐसे ही नहीं पूछते। दिस इज़ ऑल अबाउट टू चेक अबाउट योर जनरल अवेयरनेस। जनरली अवेयर जो बंदा होगा अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग्स का, उसको पता होगा ना, वो ही इज़ लेस प्रोन टू रिस्क एंड थ्रेट्स एंड ही इज़ मोर लाइकली टू टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं फौज की नौकरी में। तो आपको जनरल अवेयरनेस आपके सराउंडिंग्स की होनी चाहिए। उसके बाद बात आती है कि जो मुश्किल सवाल होते हैं, पर्सनल सवाल होते हैं, अक्सर लोग उसमें अवॉइड करते हैं, जवाब नहीं देते, कहते हैं सॉरी सर आई कांट आंसर। तो ऐसी कोई बात आपने नहीं करनी कि आप जवाब ना दे सकें किसी चीज़ के ऊपर। जवाब आपने हर सवाल का देना है, ख्वाह वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। मिसाल के तौर पे अगर आपसे कोई कहता है कि यार चूज़ वन आउट ऑफ योर पेरेंट्स, ज़्यादा आपको कौन, हु विल यू पिक इफ़ यू हैव टू पिक फ्रॉम योर फादर एंड योर मदर। तो आप बोले नहीं सर मैं तो दोनों मुझे अच्छे लगते हैं। बात यह है कि उसका क्वेश्चन है आपने एक पिक करना है। आपको अच्छा कौन कौन लगता है ये मैटर नहीं करता, आपने उन दोनों में से एक पिक करना है। अच्छे आपको दोनों ही लगते हैं, सबको दोनों लगते होते हैं, बट ही इज आस्किंग यू टू पिक वन, यू हैव टू पिक वन। इसी तरह अगर आपसे पूछ देता है कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो कुछ लोग होते हैं वो कह देते हैं मेरी मदर मेरी बेस्ट फ्रेंड है, कोई कहता है मेरा भाई मेरा बेस्ट फ्रेंड है, कोई कहता है मेरा कज़न मेरा बेस्ट फ्रेंड है। जो नॉर्मली दुनिया में जो चल रहा होता है, योर बेस्ट फ्रेंड इज़ ऑलवेज मोस्टली, बल्कि कहना चाहिए इट इज़ आउट ऑफ योर फैमिली। तो यहाँ पे भी आप एक क्वेश्चन को डॉज करने का इसको एक इंडिकेशन मिल जाता है कि शायद ये डॉज कर रहा है। यहाँ पोस्ट आंसर्स और रटे रटाई चीज़ों पे नहीं जाना, बी ओरिजिनल। आपने ओरिजिनलिटी दिखानी है अपने इंटरव्यू में, उसके अपने आंसर्स में। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, यू हैव टू बी यू नो आपको जो आप बोल रहे हैं उसके ऊपर इख्तियार होना चाहिए, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। बाकी बॉडी लैंग्वेज आपको मैंने समझा दी है डिटेल में। प्रैक्टिस इट, अपनी बॉडी लैंग्वेज को बेहतर से बेहतर करें। नॉर्मल रूटीन में अभी आप इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें
कि आप क्या क्या करते हैं इसमें से, और आपके सामने जिससे आप बात कर रहे हैं, जिस गैदरिंग में आप बैठे हैं, वहाँ कौन कौन ऐसा करता है। इस तरह से प्रैक्टिस से आपकी बॉडी लैंग्वेज बेहतर होगी। इंक्रीज़ योर नॉलेज, जनरल नॉलेज आपका बेसिक आपको आना चाहिए। इंग्लिश आपको आप कॉम्प्रिहेंसिवली कॉन्फिडेंटली बेसिक इंग्लिश आप बोल सकें। ग्रामर हल्की फुल्की चल जाती है। अब वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने ट्राई किया है कि इनको कवर करूँ सबको। तो ऐसे वाला जो हमारा पार्ट है उसमें मैं एक अलग सी वीडियो बना दूंगा, ऐसे राइटिंग, दैट वुड बी अ शॉर्ट वन, छोटी वीडियो होगी। तो इस वीडियो में जितनी चीज़ें हैं उसको समझें, फिर भी समझ में नहीं आता, यू कैन आस्क एनीथिंग एंड जस्ट कीप वर्किंग हार्ड। अपनी जो परसेप्शंस हैं इंटरव्यू के बारे में वो आपकी आई होप क्लियर हुई होंगी, एंड इंशाल्लाह आई प्रे फॉर योर सक्सेस एंड यू हैव टू वर्क हार्ड इन द लाइन्स विच आई हैव मेंशन्ड। ओवरऑल कलेक्टिव एफर्ट है आपकी सारी चीज़ों में। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।